और इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर चीन की जासूसी से जुड़ी। राष्ट्रपति, पीएम, केंद्रीय मंत्री और वित्तीय संसाधनों की जासूसी के बाद अब जानकारी सामने आई है कि चीन की कंपनी जेनुआ इन्फोटेक ने घोटाले, आर्थिक अपराध, ड्रग्स रैकेट और सट्टेबाजी में शामिल आरोपियों की भी जासूसी करवाई है। जानकारी ये कह रही है कि चीन ने 6000 से ज्यादा लोगों की जासूसी करवाई जो किसी घोटाले से प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष तौर पर जुड़े हैं। जानकारी के मुताबिक जेनुआ इन्फोटेक ने चारा घोटाला, सत्यम घोटाला, व्यापम घोटाले से जुड़े अफसरों और आरोपियों की जासूसी करवाई है। चीन की जासूस कंपनी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी और झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा जैसे चर्चित लोगों की भी जासूसी करवाई। आपको बता दें, इन सभी लोगों पर किसी ना किसी घोटाले के आरोप लगे हैं और इन सभी की जासूसी करवाई गई है। जो सूत्र बता रहे हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो कोई घोटाले से जुड़ा है, यानी घोटाले का आरोपी है, कोई सट्टेबाजी में शामिल रहा है, कोई ड्रग्स रैकेट का हिस्सा रहा है। और इस सब के बीच जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि चीन की जासूस कंपनी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी और झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा जैसे चर्चित लोगों की भी जासूसी करवाई। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इस जासूसी का मतलब क्या? ऐसे लोगों को आखिर क्यों चुना गया? आखिर किस तरीके की जानकारी निकालना चाह रहा था चीन? क्योंकि यह बहुत बड़ी और हैरान करने वाली जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से जो आरोपी हैं उनकी जासूसी करवाई गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर यह कि चीन ने 6000 से ज्यादा लोगों की जासूसी करवाई जो किसी ना किसी घोटाले से प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक जेनुआ इन्फोटेक ने चारा घोटाला, सत्यम घोटाला, व्यापम घोटाले से जुड़े अफसरों और आरोपियों की जासूसी करवाई। अनुराग हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, इस जासूसी का मतलब क्या और इन लोगों को जो कि आरोपी रहे हैं, इन लोगों को चुना जाना, इसके पीछे कोई खास वजह, कोई खास मकसद? देखिए, चीन ने अलग अलग तरीके के अपने डेटाबेस बना रखे थे, जिसमें कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों का डेटाबेस बना रखा था ताकि जो सरकार की पॉलिसी, जो कंट्री जो डिसाइड करने जा रहा है, डिसीजन मेकिंग जो लोग हैं उन पर नजर रखी जा सके, उसको मालूम हो चाइना को कि किस तरीके के डिसीजंस कंट्री में होने वाले हैं। दूसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आप अभी गिना भी रही थी कि जो घोटाले हुए हैं उनमें जो लोग जिनके नाम आ रहे थे उन पर भी नजर रख रहा था चीन, उनकी जासूसी करा रहा था। जो हमारी जानकारी, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इसका मकसद ये हो सकता है कि ये तमाम पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, ये तमाम जो बड़े पॉलिटिकल लोग हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं, तो इसका मकसद ये हो सकता है कि उनके लूप होल्स किसी तरीके से या उनकी कमजोरियों को पकड़ सकें जिससे कि उनको समय आने पर ब्लैकमेल किया जा सके। इस तरीके की रणनीति चाइना बना करके रखता था और इस तरीके की हरकतें चीन के लिए कोई नई नहीं है। वो अपने ओवरसीज जितने भी यूनिट्स हैं, ओवरसीज जितने भी कंपनीज हैं, उनको जासूसी के लिए पहले भी इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन ये जो खबर आ रही है ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है कि इंडिविजुअल्स को टारगेट करके उनकी निजी जानकारी जुटाई जा रही थी, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी ताकि समय आने पर ऐसे आपके पास उत्तराखंड चीन सीमा से विजय वर्धन हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि चीन ने जासूसी कांड से पीएमओ के बड़े अधिकारियों, कुछ राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी को भी निशाना बनाया। करीब 370 से ज्यादा बड़े अधिकारियों की चीन ने जासूसी करवाई। इसमें 23 मुख्य सचिव और 15 डीजीपी के नाम भी शामिल है। सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय के ही आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी इस लिस्ट में शामिल हैं। इसमें प्रधानमंत्री के सलाहकार अमरजीत सिन्हा, संयुक्त सचिव सुमिता मिश्रा, पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह के निजी सचिव आशीष कुमार की भी जासूसी करवाई गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार राजेश अग्रवाल और स्वास्थ्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार धर्मेंद्र गंगवार के नाम भी इसमें शामिल है। सीबीसी में अतिरिक्त सचिव अर्चना वर्मा, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के निजी सचिव टी श्रीकांत के बारे में भी जानकारी जुटाई गई है। यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, दक्षिण कश्मीर के डीआईजी अतुल गोयल और कई पूर्व अधिकारियों के नाम भी इस सूची में शामिल है। ये वो अधिकारी हैं जिनकी जासूसी करवाई गई है चाइना की तरफ से। एक तरफ जहां चाइना की तरफ से जो चाइना की कंपनी है उसने जासूसी की है उन लोगों की जो किसी ना किसी आरोप से घिरे हुए हैं, तो वहीं अधिकारियों की भी जासूसी करवाई गई है। ये बड़ी जानकारी। अनुराग हमारे साथ हैं। अनुराग, यानी ये पूरी जानकारी जुटाई गई चीन की कंपनी की तरफ से। आप बताएं कि अलग अलग डेटाबेस चाइना की तरफ से तैयार किए जा रहे थे और उसी के तहत ये तमाम जानकारी, लेकिन जो अधिकारियों की जानकारी जुटाई गई है उसके बारे में क्या डिटेल में पता चल पा रहा है?
देखिए ये वाकई में बहुत चिंता की बात है। जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, जो अलग अलग डेटाबेसेस आप देखिए, बिल्कुल टारगेट करके कि बिजनेसमैन को टारगेट करना है तो तमाम बिजनेसमैन का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, उनकी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। पॉलिटिशियंस को टारगेट करना है, उनकी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। बड़े अधिकारी जो अमूमन राज्यों में बड़े फैसले लेते हैं, मंत्रालयों में बड़े फैसले लेते हैं, या फिर जो सरकार के द्वारा फैसले लिए जाते हैं उनको इंप्लीमेंट करते हैं, यानी तमाम अहम दस्तावेज इन लोगों के पास होते हैं, इन लोगों की जद में होते हैं। ऐसे लोगों पर जासूसी करना, सीधे तौर पर माइक्रो मैनेजमेंट की तैयारी कहीं ना कहीं चाइना कर रहा था कि जरूरत पड़ने पर किसी राज्य को अगर इन्फ्लुएंस करना है, उसकी पॉलिसीज को, वो वहां पर हस्तक्षेप कर सके अपना। अगर किन्हीं अधिकारियों को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करना है, उनको इन्फ्लुएंस किया जा सके। ये एक बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश, जो अब बेनकाब हो रही है, जिसका अब खुलासा हो रहा है। तमाम जानकारियां धीरे धीरे करके बाहर आ रही हैं और जैसे जैसे इसमें इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा, मैं आपको यह भी बता दूं, स्पेसिफिक जानकारियां भी इसमें निकल करके आएंगी। जैसे जैसे इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, साइबर एजेंसियां तमाम लगी हुई हैं इस पूरे खुलासे को करने में। और जैसे जैसे ये जानकारी लगेगी कि किन किन स्पेसिफिक जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा था, तो ये भी पता लग पाएगा कि आखिर साजिश क्या थी, स्पेसिफिक तौर पर किन चीजों को टारगेट किया जा रहा था, चीन क्या प्लान कर रहा था, वो तमाम चीजें भी निकल करके आएंगी। जैसे जैसे खुलासा होगा, सामने आएगी। बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा, किस तरीके की जो साजिश है वो चीन बुन रहा है, किस तरीके से डेटा तैयार कर रहा है और चीन की तरफ से जासूसी की जा रही, ना सिर्फ आरोपियों की बल्कि अधिकारियों की। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह कि चीन के साथ जारी सीमा विवाद में लद्दाख में भारतीय सेना के हाथों मात खाने से बौखलाया चीन। अब अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सीमा पर नई चाल चल रहा है। खुफिया एजेंसियां ये बता रही हैं कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश से लगी जो सीमा है वहां पर हलचल को बढ़ा दिया है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन के सैनिक भारतीय इलाकों के काफी नजदीक पहुंचे दिखाई दी और जानकारी ये कि एलएसी के 20 किलोमीटर के दायरे में चीन की फौज की हलचल बढ़ गई है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार एलएसी के आसपास होने वाली हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के असाफिला और फिश ट्रेल इलाके में चीनी फौज की गतिविधियां ज्यादा देखी जा रही हैं। चीनी सैनिकों की किसी भी चाल से निपटने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट पर है और लगातार चौकसी में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर। अरुणाचल सीमा पर बढ़ी चीन की हलचल। एलएसी से 20 किलोमीटर दूरी पर बढ़ी चीनी सेना की हलचल। अरुणाचल की सीमा पर चीन ने बनाए सेना के ठिकाने। आदत से बाज नहीं आने वाले चीन ने अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर अपनी साजिशों का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। लद्दाख में पैंगोंग के आसपास घुसपैठ नाकाम होने और इस इलाके में भारत के भारी पड़ने के बाद चीन ने नई चाल चली है। अब चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश की तरफ रुख किया है। बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर एलएसी से 20 किलोमीटर की दूरी पर अपनी सेना का मूवमेंट बढ़ा दिया है। यहां के बर्फीले इलाकों में भी सैन्य ठिकाने बना लिए गए हैं। भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां चीनी सेना के हर मूवमेंट पर करीब से नजर रख रही हैं। यहां पर सेना की तैनाती और बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल सेक्टर में भारतीय सेना असाफिला एरिया, तूतिंग एक्सिस और फिश टेल से लगी सीमा के पार चीनी सेना के मूवमेंट की कड़ी निगरानी कर रही है। पिछले कुछ दिनों से एलएसी से कुछ किलोमीटर दूर गहराई वाले इलाकों में चीनी सेना ने अपनी बनाई सड़कों पर ही मूवमेंट को बढ़ा दिया है। हालांकि चीनी सेना को पेट्रोलिंग के दौरान कई बार भारतीय इलाकों के पास देखा जा रहा है। इसे देखते हुए भारतीय सेना भी एलएसी के सारे सेक्टर में
खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। चीन की अब तक जैसी हरकत रही है, उसे देखते हुए भारत सरकार को भी चीन पर भरोसा नहीं है। इसलिए संसद में रक्षा मंत्री देश को भरोसा दे चुके हैं कि भारत की तैयारी पूरी है और वो किसी भी हालात से निपटने को तैयार है। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगी और हमारी आर्म्ड फोर्सेज साथ ही साथ जिस प्रकार की उनके द्वारा आज भी कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से सीमा की रक्षा की जा रही है, हम सबको हमारी आर्म फोर्सेज के ऊपर गौरव है अध्यक्ष महोदय। अभी जो स्थिति बनी हुई यही वजह है कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा हो या फिर भारत के प्रधानमंत्री, सबके अरुणाचल दौरे पर चीन आपत्ति जताता रहा है। साल 2009 में मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था, तो चीन को इस पर भी आपत्ति हुई। यही नहीं, 2014 में जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने राज्य का दौरा किया, तो चीन ने इस पर भी आपत्ति जताई। चूंकि चीन के पास मैकमोहन रेखा स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं है, इसलिए चीन यहाँ विवाद को हवा देता रहता है। सूत्रों की माने तो चीन कूटनीतिक स्तर पर अरुणाचल प्रदेश पर दावा कर मामले को तूल देता रहता है, लेकिन वो कभी भी इसका सक्रिय नियंत्रण अपने पास नहीं रखना चाहता। इसकी बड़ी वजह यह है कि अरुणाचल के लोग कभी भी चीन के साथ खड़े नजर नहीं आए। तो किस तरीके से ना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन दो जगहों पर चीनी सेना की हलचल बढ़ गई है। एलएसी के पास भी चीन अपनी सीमा में 20 किलोमीटर के दायरे में हलचल को बढ़ा रहा है। लेकिन हम सबसे पहले मिंटू के पास चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में वो इस वक्त मौजूद है। वहां से जो जानकारी इस वक्त मिंटू मिल पा रही है, आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, आपको क्या पता चल पा रहा है? और ये जो मूवमेंट देखा जा रहा है चीनी सेना का, वहां पर किन इलाकों में और क्या हाल फिलहाल में ज्यादा बढ़ा है? जी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं पिछले तीन दिनों से हमारे टीवी न्यूज़ 18 इंडिया ने हम खुलासा कर रहे हैं और पूरा खबर दे रहे हैं कि अरुणाचल सीमा से लेके पूरे उत्तराखंड से लेके आपके लद्दाख से लेके, तो आपको ये बता दो, हमारे सेना पूरा तैनात है और पूरा चल चुका है। तिब्बत के जो तिब्बतियन लोगों के जो ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स नीमा टेंजिंग के शहीद होने के बाद वहां पे माहौल बहुत बड़े चल गए हैं। कारण ये है कि चीन को घबराहट हो रही है। क्यों चीन को घबराहट हो रही है? इसलिए मूवमेंट बढ़ा है। मिंटू आप बता रहे हैं, लौटेंगे आपके पास। उत्तराखंड में भी इस तरह की हलचल, क्योंकि वहां भी चीन की सीमा सटती है और ऐसे में हमारे सहयोगी विजयवर्धन हमारे साथ है। विजयवर्धन, वहां पर किस तरीके का मूवमेंट आप देख पा रहे हैं? वहां किस तरीके की हलचल चीन की तरफ से? जी मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड की हालात थोड़े अलग हैं, क्योंकि अरुणाचल और लद्दाख की जो सीमा है वो चाइना से लगती है, लेकिन उत्तराखंड की सीमा चाइना के साथ साथ नेपाल से भी सटती है। लिपुलेख सड़क का जब से उद्घाटन हुआ है 8 मई को, उसके बाद नेपाल का रुख बदला हुआ है। नेपाल एक तरीके से ये माना जा रहा है कि नेपाल चीन के इशारे पर भारत विरोधी साजिशों में लगा हुआ है। तो यहाँ पर दो मोर्चों में सेना को जूझना पड़ रहा है। हमारे सुरक्षा बलों को एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ चाइना है। लेकिन 8 मई के बाद जिस तरीके से गलवान घाटी में की घटना हुई, उसके बाद इस बॉर्डर में अलर्टनेस बढ़ी हुई है। लिपुलेख बॉर्डर हो या चमोली हो या उत्तरकाशी हो, हर जगह पर आईटीबीपी और सेना के जवान मुस्तैद हैं, चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। यहाँ तक कि इस बॉर्डर में जो स्थानीय लोग आ जा रहे हैं उनकी भी तलाशी ली जा रही है और इस बात को पुख्ता किया जा रहा है कि कोई भी गलत हरकत वाला आदमी बॉर्डर को न जाए, किसी की गलत मंशा जिसकी है उसको रोका जाए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस बॉर्डर पर हवाई रूप से भी सेना काफी मजबूत दिखाई दे रही है। पिछले कुछ एक हफ्ते के भीतर
लगातार जो लड़ाकू विमान है उन्होंने चीन की दहलीज तक यहाँ पर दस्तक दी है, लिपुलेख बॉर्डर तक गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि लिपुलेख बॉर्डर इनमें सबसे संवेदनशील बॉर्डर है, क्योंकि तकरीबन 18,000 फीट की हाइट पे ये है। और बरसात के बाद अब बिल्कुल आएंगे विजयवर्धन, आपसे भी और जानने की कोशिश करेंगे। तो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक हर जगह भारत पूरी तैयारी के साथ डटा हुआ। इस सबके बीच एक बड़ी खबर भारत चीन सीमा विवाद पर जुड़ी हुई। सीमा विवाद पर भारत को रूस का साथ मिलने से बौखला गया है चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के लोग अब रूस को भारत का दोस्त मानने लगे हैं और उस पर भारत का साथ देने का आरोप लगा रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन एजेंडा भी चलाया जा रहा है और इसको बढ़ाने के लिए सरकार की भी ली जा रही है मदद, जिसकी वजह है पिछले दिनों मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक। इस बैठक ने चीन को एलएसी विवाद पर बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। पिछले दिनों भारत और रूस के बीच हुए अहम रक्षा समझौतों ने चीन की परेशानी को और बढ़ा दिया है और यही वजह है कि चीन में लोग रूस पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप भी लगा रहे हैं। तो रूस की तरफ से भारत का सहयोग करने पर बौखला गया है चीन। अनुराग हमारे साथ हैं। अनुराग, रूस का भारत के साथ आना, हालांकि दोस्ती पहले से अच्छी रही है, लेकिन अब जिस तरीके का रिएक्शन चीन की तरफ से इस दोस्ती पर, किस तरीके से देखें? देखिए, चीन परेशान है और चीन एक तरीके से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति, वो खिसियानी बिल्ली इस वक्त चीन नजर आ रहा है, क्योंकि बॉर्डर पर जो वो करना चाह रहा था वो कर नहीं पाया। एक इनिशियल जो उसकी हरकत हुई उसके बाद से भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, यहाँ कुछ करने नहीं दे रही है। उसने रशिया को अपनी तरफ करना चाहा, भारत से कुछ दूरियां बनानी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय की तरफ से दो बार विजिट हुआ रशिया का, दो बार वो मीटिंग्स में शामिल हुए और उसके बाद से वो जो पुराने प्रगाढ़ रिश्ते रहे हैं, बड़ी बढ़िया दोस्ती रही है भारत और रशिया की, उसमें गर्माहट दोबारा से आती हुई नजर आ रही है। वो दोस्ती दोबारा से नजर आ रही है और इससे वापस चीन परेशान है। चीन को लग रहा था कि कहीं ना कहीं रशिया फेवर करेगा चाइना को, भारत से थोड़ा दूर हो जाएगा तो उसकी स्थिति थोड़ी मजबूत हो जाएगी इस पूरे इलाके में। लेकिन साउथ एशिया में अभी भी चीन को अगर कोई ताकत टक्कर दे सकती है तो वो भारत है और मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत भारत रखता है। और रशिया के भारत के नजदीक आने से पहले की दोस्ती जो थी वो दोबारा से उसमें गर्माहट आने से कहीं ना कहीं चाइना बुरी तरह से परेशान है। बिल्कुल, बहुत बुरी तरीके से परेशान है और यही वजह है कि लगातार चाइना की तरफ से इस रिलेशन को लेकर, इस दोस्ती को लेकर बौखलाहट भी दिख रही है। इस सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी पर चीन गोला बारूद बरसाकर भारत को अपनी शक्ति प्रदर्शन से डराने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन भारत ने उसे अब ऐसा जवाब दे दिया है कि उसके सभी मंसूबों पर पानी फिर गया। चीन एलएसी पर फिर एक साजिश रचता नजर आया, लेकिन इस बार भारत ने उसकी साजिश का जवाब देने के लिए अपने जाबाज जवानों के साथ साथ सैन्य साजो सामान की पूरी खेप सीमा पर पहुंचा दी है। अगर जंग पर आमादा है चीन, तो जवाब देने के लिए तैयार है भारत। इस वक्त हम लोग एक ऐसे फॉरवर्ड एयरबेस पे है जहां पे आप देख सकते हैं कि सामने एक एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर जो है वो अभी लैंड कर रहा है। चीन गुपचुप ढंग से कर रहा है जंग की तैयारी। भारत खुलेआम चीन को जवाब देने को तैयार। ये है वो चिनूक हेलीकॉप्टर। खास बात इसकी ये है कि ये कितनी भी ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से जो है बहुत ज्यादा सामान जो है वो लेके जा सकता है। एलएसी पर चीन गोला बारूद बरसाकर भारत को अपने शक्ति प्रदर्शन से डराने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन भारत ने उसे अब ऐसा जवाब दिया है जिससे उसके सभी मंसूबों पर पानी फिर गया है। चीन एलएसी पर गुपचुप ढंग से सैन्य तैयारी में जुटा था, तो भारत ने उसे जवाब देने के लिए अपने जाबाज जवानों के साथ साथ सैन्य साजो सामान की पूरी खेप सीमा पर पहुंचा दी है। इस वक्त हम लोग एक ऐसे फॉरवर्ड एयरबेस पे है जहां पे आप देख सकते हैं कि सामने एक एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर जो है वो अभी लैंड कर रहा है। ये यहाँ जो है साजो सामान लेके आ रहा है, विंटर स्टॉकिंग के लिए ये लोग यहाँ पे लेके आए हैं ताकि यहाँ से इन सामान को आगे फॉरवर्ड एरिया में भेजा जा सके। और लगातार इस तरीके की सॉर्टीज जो है हो रही है। चीन की तैयारियों से जाहिर है कि वो सर्दियों के मौसम का फायदा उठाकर कोई बड़ी साजिश अंजाम दे सकता है,
ऐसे में भारत उसे कोई मौका नहीं देना चाहता है। इसलिए भारत ने सीमा पर सर्दियों के मौसम पर सैनिकों की जरूरत का हर सामान पहुंचा दिया है। ये सैनिक और सभी साजो सामान भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर से लेह पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसी ही एक खेप जब सीमा पर पहुंची तो न्यूज 18 भी मौके पर मौजूद था। ट्रूप मूवमेंट के साथ साथ बहुत सारा ऐसा सामान जिसको कि अभी फिलहाल उतारा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो सामान इस एयरक्राफ्ट में उतर कर आया है उसमें ये पानी की बोतल आप देख सकते हैं, ताकि ये सप्लाई जो है आगे की जा सके, क्योंकि ठंडे इलाके में पीने के पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे में इस वक्त जो है वो सारी ज़रूरत का सामान जो है इकट्ठा किया जा रहा है, जो कि सीमा पर तैनात भारतीय जवानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनमें पानी भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। C-17 ग्लोब मास्टर से लेह तक पहुंचाया गया सैन्य साजो सामान अब फॉरवर्ड बेस तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए दुर्गम इलाकों के सबसे माहिर हेलीकॉप्टर चिनूक का सहारा लिया जा रहा है। चिनूक सामानों की खेप लेकर LAC के उन इलाकों में पहुंच रहा है जहां हमारे सैनिक सरहदों के पहरे में जुटे हुए हैं। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में गेम चेंजर के तौर पर जिस हेलीकॉप्टर को देखा जा रहा है ये है वो चिनूक हेलीकॉप्टर। खास बात इसकी ये है कि ये कितनी भी ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से जो है बहुत ज़्यादा सामान जो है वो लेके जा सकता है। ख़ास बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए आर्टिलरी गन्स तक जो है उनको हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भेजा जा सकता है, ख़ास तौर पे कि ऊंची पहाड़ियों में। अभी आप देख सकते हैं कि जो IL-76 C-17 ग्लोब मास्टर से जितना भी सामान उतारा गया था उसको जो है अब यहाँ से जो है चिनूक हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है बाकी उन सारे इलाकों में पहुँचाया जाएगा जहाँ पर सड़क के ज़रिए जाना बहुत मुश्किल है। LAC पर भारतीय सेना अगर सरहदों की निगरानी करती है तो उसकी हर जरूरत का ख्याल भारतीय वायुसेना रखती है, जो हर वक्त LAC पर तैनात जवानों की जरूरत भी पूरा करती है और साथ ही मुश्किल वक्त में उन्हें हर तरह की मदद भी पहुंचाती है। The C-17 heavy lift strategic aircraft and the Chinook helicopters that you have seen this morning are a symbol of jointmanship between the services. These assets have been extensively utilized for movement of heavy military equipment and logistics load across the length and breadth of our country. LAC के इलाकों में सर्दियां आते ही तापमान 0 से -50 डिग्री तक चला जाता है। ऐसी हालत में यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे जवानों को इस मौसम के साथ साथ दुश्मन से लड़ना भी होता है और वो इस काम को बखूबी अंजाम भी देते हैं। लेकिन मौसम से उनकी लड़ाई को आसान बनाने के लिए सैनिकों को खास तरह से बनाए हुए ड्रेस और बहुत से उपकरण दिए जाते हैं। C-17 ग्लोब मास्टर ऐसे सैनिकों की जरूरतों के सामान के साथ LAC पर लगातार पहुंच रहा है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, ऊंचे इलाकों में जहाँ पे भारतीय सेना तैनात है वहाँ पे ठंड से बचने के लिए पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। चूँकि ऊंचे इलाकों में लेयर्स में कपड़े पहनने होते हैं तो उसी हिसाब से आप देखिए फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर के बाद ये सेकंड लेयर है। चूँकि कलर भी इसका इसीलिए दिया गया है कि अगर सेना के जवानों को किसी ऐसी जगह पर तैनाती की गई है जहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं तो ये कैमोफ्लेज का भी काम करता है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो आप देख सकते हैं कि कभी भी ऐसे बर्फीले इलाकों में जो है जब जाना होता है तब इस तरीके के ये लेयर थर्ड है इसको पहना जाता है। टोपियाँ भी हैं यहाँ पे और इसकी पूरी कीमत अगर हम लोग बात करें, यहाँ ट्राउज़र्स हैं और यहाँ शूज़ हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बर्फ़ वाले इलाकों में इन जूतों के बिना चलना जो है बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए जो है विशेष तौर पर ये जूते हैं। और आप देख सकते हैं कि ग्लव्स, क्योंकि ऊंचे इलाके में जब भी बहुत स्नो होती है और स्नो होने के बाद जब रिफ्लेक्शन आता है स्नो का तो इन ही गॉगल्स की ज़रूरत होती है, नहीं तो आंखें खराब हो सकती है। -50 डिग्री के तापमान में हमारे जवान कैसे रहेंगे और वो सीमा पर आए दिन आने वाले बर्फीले तूफानों का कैसे मुकाबला करेंगे, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किया गया है। सरकार ने LAC पर तैनात जवानों के लिए खास तरह के टेंट भेजे हैं जिसमें सैनिक कड़ाके की ठंड में खुद को गर्म रख सकते हैं और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रह सकते हैं।
भारत सरकार ने एलएसी पर तैनात जवानों के लिए विशेष तौर पर व्यवस्था की है, चाहे वो कपड़ों की हो, चाहे वो टेंट की हो। इस वक्त हम लोग जिस टेंट के अंदर मौजूद है ये हाई ऑल्टीट्यूड टेंट है। खास बात इसकी ये है कि बाहर से ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ है, यानी कि अगर बर्फ पड़ती है या बारिश होती है तो इसके अंदर बारिश नहीं जाएगी। और दूसरा, अंदर की तरफ से आप ये देख सकते हैं कि ये दूसरा लेयर है जो कि गर्मी जो है, अंदर जो गर्मी है उसको जो है बाहर नहीं जाने देगा। इस टेंट को गर्म रखने के लिए इसमें विशेष हीटर लगाए गए हैं। साथ ही टेंट में कई ऐसे उपकरण लगे हैं ताकि बाहर के तापमान का असर अंदर कम से कम हो। एलएसी पर इस तरह सैनिकों के लिए अब तक इतना सामान जमा किया जा चुका है कि अगर अगले 1 साल तक किसी भी वजह से कोई सप्लाई नहीं हो पाती है तो भी यहाँ मौजूद सैनिक आसानी से चीन का जवाब दे सकते हैं। लद्दाख जैसी जगह में ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स फायर एंड फ्यूरी कोर के लिए बहुत मायना रखता है और पिछले 20 साल में हम इसको मास्टर कर चुके हैं। चीन ने 1962 में सर्दियों का फायदा उठाकर ही भारत पर हमला बोला था, लेकिन अब भारत ने सर्दियां आने से पहले ही इतनी तैयारी कर ली है कि चीन भारत पर हमला करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। और अगर वो कोई गलती करता है तो उसे वही सबक मिलेगा जो गलवान और पैंगोंग में हमारे सैनिकों ने उसे सिखाया था। और इस बीच एक अहम खबर, सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से बौखला गया है चीन ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। एक दिन पहले संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चीन पर समझौता नहीं मानने का आरोप लगाया और जिस पर भड़क गया है चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि सीमा पर भारत का दबाव बढ़ाने के लिए चीन को अपनी सेना तैयार रखनी होगी और यह दावा किया कि भारी सैन्य दबाव बढ़ाए बिना सीमा विवाद पर भारत नहीं झुकेगा। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी माना कि भारत में कुछ राष्ट्रवादी ताकतें ऐसी भी जिनसे पार पाना आसान नहीं है, तो बौखला गया चीन। आपको बता दें, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। चीन की हर साजिश से निपटने के लिए हम पूरी तैयारी करके बैठे हैं। और इस पर चीन की तरफ से यह बौखलाहट भरा रिएक्शन सामने आया, जिसमें उसके सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह साफ तौर पर कहा कि रक्षा मंत्री का जो बयान है वो उकसावे वाला है और साथ ही यह भी कहा कि आने वाले वक्त में जो तनाव है वो और बढ़ सकता है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, गलवान और पैंगोंग में भारत से लगातार मुंह की खाने वाला चीन अपने सैनिकों को नई ट्रेनिंग दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये ट्रेनिंग चीन में ही कहीं ऐसी जगह पर दी जा रही है जिसका माहौल गलवान और पैंगोंग जैसा ही है। ऐसा कर चीन अपने सैनिकों को ट्रेनिंग के दौरान उसी इलाके का अभ्यास बनाना चाह रहा है जहां उसे अपने सैनिकों को जंग के लिए उतारना है। इस बीच चीन ने लाइव फायर टेक्निकल ट्रेनिंग के दौरान मिसाइल भी दागी है। तो यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि एक अलग तरह की ट्रेनिंग चीन की तरफ से दी जा रही है। भारत की ताकत को देख चीन फिर दे रहा है अपने जवानों को ट्रेनिंग। गलवान और पैंगोंग जैसे किसी इलाके में ट्रेनिंग कैंप। चीनी सेना ने रात को युद्धाभ्यास भी किया। लद्दाख के पास चीनी सेना ने दागी कई मिसाइलें, रात में की रॉकेट की बारिश। गलवान और पैंगोंग में भारत की ताकत के सामने पीछे हटने को मजबूर चीन ने अब अपने सैनिकों को नए सिरे से ट्रेनिंग देना शुरू किया है। उस ट्रेनिंग की झलक दिखाने से पहले हम आपको चीन के डर की एक और तस्वीर दिखाते हैं। जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना आमने सामने है, जरा हुआ चीन अपने उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके में नई मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। यही नहीं, चीनी सेना रात के समय युद्धाभ्यास भी कर रही है। चीन के सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह दावा किया है। वीडियो में एक जवान को
कमांड देते देखा जा सकता है और कमांड पूरी होते ही एक बटन दबता है और फिर दनादन मिसाइलों की बौछार शुरू हो जाती है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पीएलए की ब्रिगेड ने पश्चिमोत्तर चीन के रेगिस्तान में लाइव फायर ड्रिल किया। इस दौरान एक नई मिसाइल का परीक्षण भी किया गया। ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि चीनी सेना ने रात के समय में भी हमला करने का अभ्यास किया। इसका वीडियो भी सामने आया जिसमें चीनी जवान कमांड देता सुनाई पड़ता है। और फिर रात के अंधेरे में आसमान की तरफ मिसाइल और बम के गोले उड़ते नजर आते हैं। लेकिन ये चीन की गीदड़ भक्ति का नमूना है। रॉकेट दागने का वीडियो दिखाकर और बमों के परीक्षण का पैतरा अब चीन के काम नहीं आने वाला। चूंकि सीमा पर चीनी सैनिकों के जमावड़े का भारत पर कोई असर नहीं दिख पा रहा है, इसलिए इस तरह की धौंस दिखाने की वो चाल चल रहा है। अपने सैनिकों को भारत के खिलाफ जंग में उतारने की ट्रेनिंग का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो ने भी चीन की सेना की पोल खोल कर रख दी है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि तिब्बत जैसे दिखने वाले इलाके में चीनी सेना का जवान मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल को फायर करने की तैयारी कर रहा है। इस दौरान एक ट्रेनर भी चीनी सेना के जवान के साथ खड़े होकर निर्देश दे रहा है। मौके पर चीनी सेना के लाल झंडे भी नजर आते हैं। तैयारी पूरी होते ही चीनी सेना का यह जवान अपने कंधे पर मिसाइल लॉन्चर को रखता है। इसके बाद ट्रेनर जवान को काउंटडाउन देना शुरू करता है और जैसे ही जवान काउंटडाउन खत्म होने के बाद ट्रिगर दबाता है, मिसाइल आसमान में जाने के बजाय लॉन्चर समेत जमीन की ओर फायर हो जाती है। ट्रेनर और जवान दोनों पलक झपकते ही दबक पड़ते हैं और जैसे ही उन्हें गड़बड़ी का एहसास होता है, इन दोनों के साथ ही इस वीडियो को शूट कर रहा क्रू भी भागने लगता है। थोड़ी देर बाद जब ट्रेनर और जवान लॉन्चर की हालत देखने आते हैं तो वो जमीन पर बीच से टूटा हुआ नजर आता है। चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती वाला ये वीडियो एक बार फिर देखिए। जाहिर है इन्हीं तस्वीरों की वजह से चीन को गीदड़ भभकी वाली ट्रेनिंग और मिसाइल दिखाने को मजबूर होना पड़ा है। ये ट्रेनिंग उत्तर पश्चिम चीन के रेगिस्तान और दक्षिण पश्चिम चीन के तिब्बत क्षेत्र में दी जा रही है। चीन सेंट्रल टेलीविजन ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि पीएलए की 71वें ग्रुप सेना का HJ-10 एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत से गोबी रेगिस्तान पहुंचा है। पीएलए के तिब्बत मिलिट्री कमांड ने 4500 मीटर की ऊंचाई पर संयुक्त ब्रिगेड स्ट्राइक एक्सरसाइज की है। पीएलए की 72वें ग्रुप सेना भी उत्तर पश्चिम में पहुंची है और यहां उसकी एयर डिफेंस ब्रिगेड ने भी लाइव फायर ड्रिल की है, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइल पर अभ्यास किया गया। ऐसे में चीन को यह समझने में देर नहीं लगी कि पूर्वी लद्दाख जैसे इलाकों में भारत से टकराना उसके लिए अब आसान नहीं है। चीनी सैनिक किसी हद तक पूर्वी लद्दाख में तैयार हो जाए और उनका मनोबल भी बना रहे, इसलिए चीन ने हिमालय के क्षेत्र में अपने सैनिकों के लिए ट्रेनिंग अभियान चला दिया है। सूत्रों से इस वक्त एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच 2 बार फायरिंग हो चुकी है। पहली फायरिंग पेंगोंग लेक के साउथ बैंक पर हुई थी। चुशुल सेक्टर में फायरिंग 29 और 30 अगस्त को हुई थी। इसके बाद दूसरी बार फायरिंग हुई। यह फायरिंग 8 सितंबर को हुई थी। यह फायरिंग पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक पर हुई। इस दौरान करीब 100 राउंड फायरिंग हुई थी। सूत्रों के मुताबिक फायरिंग की यह घटना ज्यादा गंभीर थी। 45 साल में पहला मौका था जब एलएसी पर फायरिंग हुई और जानकारी यह कि घबराए जिनपिंग बौखलाहट में ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। तो 2 बार फायरिंग हुई थी, एक 29-30 अगस्त को और दूसरी फायरिंग हुई थी 8 सितंबर को। आपको यह भी बता दें कि चीन की किसी भी उकसाने वाली हरकत का जवाब देने के लिए एलएसी पर बोफोर्स तोप की भी तैनाती कर दी गई है। इससे पहले इस तोप ने कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। कारगिल की लड़ाई को जिताने में इन्हीं बोफोर्स तोपों का बहुत बड़ा हाथ था और इस वक्त ये बोफोर्स तोपें तैनात हैं एलएसी पर।
जहां पे वो सीधे तौर पर चीन को मुंह की खिलाने के लिए तैयार हैं। चूँकि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब भी किसी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में इनकी तैनाती होती है तो इनका रख रखाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 24 घंटे ये फायर करने लायक हों, इस तरीके से इसकी पूरी तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है। इस वक्त हम लोग ऐसी एक मेंटेनेंस डिपो में हैं जहाँ पे इस वक्त बफोर्स का मेंटेनेंस चल रहा है, क्योंकि ये ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि ये हमेशा रेडी रहने चाहिए, किसी भी तरीके की कोई कोताही जो है नहीं बरतनी चाहिए। इसीलिए लगातार जो है इनका मेंटेनेंस किया जाता है। और ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, ये सब जो है यहाँ पे मेंटेनेंस का काम हो रहा है। इस तरीके की छोटे छोटे डिपो जो हैं वो और भी बनाए गए हैं, जिसमें कि ये हर वक्त जो है इनको जो है पूरी तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सेना के जो जवान हैं वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। हाथ काले हो गए हैं पूरी तरीके से, लेकिन वो लगातार इस गन को रिपेयर करने में लगे हैं। और ये सिर्फ इसी गन के नहीं, लगभग तमाम ऐसे हथियार जो कि भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है यहाँ पे। आप ये देख सकते हैं कि ये एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है, इसको भी जो है लगातार जो है ज़रूरत होती है इनकी कि किसी तरीके से इसको जो हमेशा तैयार रहने दिया जाए, ताकि जो चीन के जो कभी ऐसे एयरक्राफ्ट अगर आते हैं तो इनको जो है दूर से दूर ही नेस्तनाबूद किया जा सके। तो ईएमई का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि ये इन्हीं की जिम्मेदारी होती है भारतीय सेना के वो सारे साजो सामान जिनको 24 घंटे तैयार रहने के लिए।